तो अपनी वाक्पटुता, अपनी तर्क शक्ति, अपनी संवेदनशीलता और राजनीतिक समझ के बूते ये मकाम हासिल करने वाली स्मृति जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत आपका स्मृति जी। मैं बाकी किसी भूमिका के में जाऊं, मैं सीधा जो थीम से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हमारा ये मानना है कि श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना तब तक सही साबित नहीं हो सकती है जब तक हम महिला सुरक्षा को लेकर मुखर ना हो जाएं, उसको सुनिश्चित ना कर दें। आज के वक्त में एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन है, लोगों के मन के अंदर आक्रोश है और सरकार से, राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बंगाल की घटना को लेकर के स्मृति ईरानी एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी, मैं वो जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि बंगाल की घटना के संबंध में मात्र महिलाओं की सोच नहीं है, आक्रोश पुरुषों में भी है, परिवारों में भी है। हम बार बार ये क्यों गलती करते हैं कि अगर महिला का कोई विषय है, महिला की कोई चुनौती है, कि उस पर बोल उठेंगे तो सिर्फ महिलाएं उठें, पुरुष ना उठें। मैं एक्टिविज़म का हिस्सा तब भी थी जब निर्भया हत्याकांड के बाद देश की जनता सड़कों पर उतरी थी। तब भी महिला पुरुष परिवारों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने भी सड़क पर उतरकर आवाज़ उठाई थी। बंगाल में भी अब आप एक पीपल्स मूवमेंट देख रहे हैं। बंगाल में विधानसभा के चुनाव के बाद मुझे आज भी याद है कि जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही थी, बूथ पर काम करने वाली भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का या तो रेप हो रहा था या उनको मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था या मौत की मुकाम पर लाकर छोड़ा जा रहा था। ये दृश्य पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। तब भी मैंने कहा था सार्वजनिक मंचों पर कि हम ये गलतफहमी ना पालें कि ये क्रूरता सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर टीएमसी करने वाली है। हम ये मान कर चलें कि अगर हम वायलेंस अगेंस्ट विमेन को पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी दिलवा देते हैं बंगाल में कि भाई आप मेरे प्रतिद्वंदी थे इसलिए आपकी महिला कार्यकर्ता का बलात्कार, उसको उठा लेना, उसको मारना, ये सामान्य पॉलिटिकल घटना है। नहीं, मैंने कहा इसका अगला शिकार सामान्य नागरिक होने वाला है। मुझे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है कि जो मैंने कहा आज मैं अपनी आंखों के सामने वो घटता देख रही हूँ। फ़र्क यह है कि इस बार मात्र बीजेपी नहीं बल्कि मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास और साधारण नागरिक पश्चिम बंगाल का वो खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी अभी आपके चैनल और बाकी चैनल्स की खबरों में, सुर्खियों में मैंने देखा कि वहाँ की प्रदेश की सरकार इस तैयारी में है कि जो पीपल्स मूवमेंट है, जनता का धरना है ममता की सरकार के खिलाफ, उस धरने को कैसे दबाया जाए या उस आवाज़ को कैसे दबाया जाए, उनकी सरकार इसके प्रति काम कर रही है। क्योंकि जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस वक्त बंगाल की सड़कों पर एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए तैयारियां ऐसी हैं जैसे कोई मॉब आ रहा हो या जंग की तैयारी। देखिए, मॉब आया था, तब पुलिस नहीं थी, तब कोई न सरकार थी ना कोई पुलिस वाला था। आपके चैनल ने, बाकी मीडिया ने इस बात को देश के सामने उजागर किया कि मॉब जब आई थी अस्पताल पर और धरना देने वाले डॉक्टर्स और नागरिकों पर हमला करने के लिए, तो जनता का बचाव करने की बजाय पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हुई और खुद छुपने लगी हॉस्पिटल में। तो जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं वो जानते हैं कि पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए तैनात नहीं होगी। जिसकी हत्या हुई, जिसका बलात्कार हुआ, उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल मॉब नहीं आई। आज जो सड़कों पर उतरे हैं उनका उस लड़की से, उसके परिवार से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि न्याय दिखे होता हुआ, और अगर अन्याय करने वाले लोग सरकार में शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी में शामिल हैं, सरकार की शरण में हैं, तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए। लेकिन उस आवाज़ को शक्ति स्मृति जी कैसे मिलेगी? पीएम ने जो रिएक्शन दिया उसके ऊपर, उससे हमें लगा कि और सख्त कानून होंगे। देखिए, कानून में और दृढ़ता यहाँ पे रोकना चाहती हूँ आपको। सख्त कानून है, सजाए मौत है। अब आप सजाए मौत कैसे दिलवाते हैं, केस कैसे बनाते हैं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की चुनौती है।
भारतीय न्याय संहिता जो अभी भी कानून बना है मोदी सरकार में, उसमें बहुत ही डिटेल्ड सज़ाएं, मौत है, 20 साल की कैद है, उम्र कैद की सज़ा है, तो ये सारी सज़ाएं अलग अलग संदर्भों में उसमें दर्ज हैं। जब लोग कहते हैं और सख्त कानून बनाओ, मौत से ज़्यादा और सख्त कानून क्या बनाइएगा? विषय क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कितनी डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। ये जो पश्चिम बंगाल और कलकत्ता का केस जनता के सामने आक्रोश भरने वाली स्थिति में है, वो क्यों है? क्योंकि पुलिस कमिश्नर खुद पार्टी बन गए हैं कि उस महिला को, उसके परिवार को न्याय ना मिले। क्या इस पुलिस कमिश्नर की ये पहली वारदात है? नहीं। गैंग रेप का एक और केस हो चुका है जिसमें यही पुलिस ऑफिसर रेपिस्ट को छूट मिल जाए, उसमें उनकी एक अलेजेड इन्वॉल्वमेंट है। ये कलकत्ता के हाई कोर्ट में बोला जा रहा है। अब जनता कह रही है कि भाई अगर न्याय दिलवाना है कोर्ट में, और अगर केस ही शिथिल हो जाए, इन्वेस्टिगेशन ही ढंग से ना हो, तो आप न्याय की अपेक्षा कोर्ट से कैसे करेंगे? इसी को लेकर स्मृति जी मेरा सवाल पे है, आधारित है। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या राजनीतिक प्राथमिकताओं के तौर पर बंगाल में सामाजिक और नैतिक पतन इतना ज्यादा हो चुका है? देखिए, बहुत ये सामाजिक पतन नहीं, नैतिक पतन नहीं, पॉलिटिकल पतन का पहला आपको उदाहरण देना चाहूँगी। पॉलिटिकल पतन किस वजह से कह रही हूँ? एक, आपको पता है घटना घटती है, जो उस संस्थान का मुखिया है, आप उससे कोई छानबीन नहीं करते, बल्कि उसका आप संरक्षण करते हो। वो आराम से कहीं और ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अब जो वीडियोज़ आ रहे हैं मीडिया में, उन वीडियोज़ के चलते ये पता चलता है कि शायद ये संभव है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। लोग जानते हैं, मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जहाँ पर घटना घटी है इतनी जघन्य, वहाँ पर रेनोवेशन का काम हो रहा है। आप सोचिए, जो मीडिया के माध्यम से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर चर्चा में आई है, एक लड़की की दोनों टांगें तोड़ी जाती है, उसके दोनों हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं, उसकी आँख में से खून निकल रहा है, वजाइना में से खून निकल रहा है, पेट पे मारा, चेस्ट पे मारा। एक आदमी हॉस्पिटल में, जहाँ ज़रूरी तो नहीं वही लड़की है और वही पुरुष है, बाकी लोग भी होंगे, स्टाफ होगा, पेशेंट्स होंगे, वो उस लड़की की टांगे तोड़ रहा है, वो चिल्ला रही है, कोई सुन नहीं रहा क्या? उसके नाखून उखड़ रहे हैं, उसका रेप हो रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तो सवाल बहुत सारे हैं जी। अब ये सवाल जब जनता पूछ रही है, तो कलकत्ता पुलिस जनता को आपने ट्विटर पे ये क्यों पूछा नोटिस दे रही है। लेकिन स्मृति जी, आपने तो जनता का आक्रोश इसलिए भी है कि भाई हम सवाल कर रहे हैं, तुम हमको नोटिस दे रहे हो। अच्छा, पहले क्या कहती थी? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे कर लूं। आपने पॉलिटिकल सिस्टम को नजदीक से देखा है, क्या ये संभव है कि इतने सारे लूप होल्स बिना मुख्यमंत्री की सहमति के या उनके जो करीबी लोग हैं उनके शय के बिना हो जाए? बिना संरक्षण के कर नहीं सकता। अगर वो मुख्यमंत्री के पद पर किसी पुलिस अफसर को नियुक्त करते हैं, उनको पता है कि इस व्यक्ति का ये इतिहास है एक गैंग रेप को लेकर, तो जो सहज रूप से ट्रांसपेरेंटली नियुक्ति करता है, और अगर महिला की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है, तो क्या आप ऐसे पुलिस ऑफिसर को ऐसी पोस्ट पे तैनात करेंगे? दूसरा, कोई भी व्यक्ति, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसी वारदात हो जाती है और 2 दिन में लोग रेनोवेशन शुरू कर देते हैं। किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक आसपास के लोग भी हिलते डुलते नहीं हैं। ये कैसी संस्थान है जहाँ पर एक जघन्य अपराध होता है, लड़की का रेप होता है, मर्डर होता है, और अचानक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करता है चलो रेनोवेशन करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। आपको पता है कि आप इन्वेस्टिगेशन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने ज़ोर से हल्ला काट दिया, तो कोई भी जो पुलिस के महकमे में है या एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको नहीं पता कि नई एजेंसी आएगी तो उसको पूरा का पूरा इलाका इन्वेस्टिगेट करना है, तो रेनोवेट करके आप क्या छुपाना चाह रहे थे कुछ? तो मैं वही कह रही हूँ कि मान लीजिए आप कहते हैं मैं छुपाना नहीं चाह रहा था, somebody has been brutally raped and murdered, रेनोवेशन का ख्याल किसके दिमाग में आया होगा?
कि चलो करते हैं, इट्स नॉर्मल, ये तो होता रहता है। इसकी ये शुरुआत किसने बोला स्मृति जी होगा? वहाँ से हुई थी कि जब उस बेटी के माता पिता को फ़ोन किया गया था और बताया गया था कि ये आत्महत्या है। शुरुआत में बताया गया कि मानसिक तौर पर परेशान थी, लेकिन मेरा देखिए- सवाल इससे थोड़ा सा पीछे भी जाता है। सरकार और पुलिस का महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यही रवैया हम लोगों ने संदेश खाली में भी देखा। मैं जी देखिए, मैं एक चीज़ से, मैंने कलकत्ता में भी जाके ये कहा, हम तेरा रेप मेरा रेप वाली पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं और जो घर पर इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनमें से कोई हिंदुस्तानी ये नहीं कहेगा नहीं मेरे गली मोहल्ले में रेप ठीक है, तुम्हारी गली मोहल्ले में रेप ठीक नहीं है। इतनी हैवानियत किसी में नहीं है। लेकिन जब कलकत्ता का विषय आता है, सवाल ये उठता है किसने माता पिता को बोला कि सुइसाइड है? वो इस निष्कर्ष पे वो व्यक्ति कैसे पहुंचा? उस व्यक्ति को किसने कहा होगा कि ये फाइंडिंग है? और अगर वो विषय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है तो 3 घंटे माता पिता को ना देखने देना, एफआईआर ना फाइल करना, ये सारे प्रश्नों को लेकर आज जनता बंगाल की सड़कों पर उतरी है। लेकिन मैं दोबारा कहती हूँ, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरल हो, जब पॉलिटिकल सिस्टम के लोग, चाहे वो तृणमूल है या लेफ्ट है, वो कहते हैं कि अरे हमने बीजेपी की औरत को रेप करवाया या मारा है ना, क्या दिक्कत है तुमको? आपको समझना होगा, इट्स ये कहा जाता है। जब ये बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, जिस पुलिस कमिश्नर की बात हो रही है उसके ऊपर ये आरोप भी है कि जो वायलेंस के विक्टिम्स थे उनको गवर्नर से मिलने नहीं दिया इन्होंने। तो आप ये नहीं कह सकते अरे आपके साथ हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता का हाथ काट दिया कम्युनिस्ट केरला में, अरे हाँ ठीक है पॉलिटिकल राइवलरी है, अरे हाथ काटा है भाई, जो स्कूटर चलाता है उसका हाथ काटा ताकि उसकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाए, या पेडल पे उसका पैर ना लगे उसका पैर काट दिया। आप इसको पॉलिटिकल वायलेंस में रिड्यूस करते हैं, मतलब आप समाज को कहते हैं कि इस हिंदुस्तानी को मार सकते हैं क्योंकि इसकी पॉलिटिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती, उस हिंदुस्तानी को नहीं मरना चाहिए। क्या हम एज ह्यूमन बीइंग्स ये कर सकते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ स्मृति जी। सवाल इस जांच को लेकर तो उठ ही रहे हैं, सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस पूरी जांच पर जब सवाल उठ रहे थे, लोग आक्रोश में थे, उस दौरान जवाबदेह होने के बजाय ममता बनर्जी खुद सड़कों पर आ गई थी तब भी प्रदर्शन करने मैंने के कहा लिए। था, हेल्थ मिनिस्टर ममता जी, होम मिनिस्टर ममता जी, चीफ मिनिस्टर ममता जी, आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। और उससे भी ज़्यादा दुखदाई क्या है कि आपने जनता को इतना गलेबल समझा है बंगाल की या देश की कि किसी को समझ नहीं आया आप क्या कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी है क्या कि इतना ये पॉलिटिकल घिनौना अपराध आपके राज्य में हो? देखिए, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एस्केपिज्म की है कि इकोसिस्टम बोल देगा हाँ बेचारी ममता कोशिश कर रही है लेकिन विफल हुई, हाँ बेचारी इसके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है, अगर वो कहती हैं कि मैंने पुलिस को संरक्षण नहीं दिया, तो सवाल ये उठता है कि उनसे बड़ा नेता उनकी ही सरकार में कौन है? जी, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पहले राज्य पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसी बीच जितनी आक्रोश दिखाया जा रहा है, जो उपद्रव हो रहा है, वो वाम और राम के लोग कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए कि इस केस का मेरे भगवान से क्या लेना देना? आप कितनी एक कुपित पॉलिटिकल सोच है कि आपको झगड़ा है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप वो झगड़ा करिए। आपको लगता है हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, पॉलिसी पे झगड़ा करिए, विषयों पर झगड़ा कीजिए। भगवान क्यों घसीट रहे हैं बीच में? क्यों? क्योंकि हिंदू समाज चुपचाप ठीक है जी बोल रहे हैं, सुन लेता है। आप किसी और धर्म में किसी और व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करके देखिए, समाज पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। यहाँ पता नहीं कितने हैं जो धर्म से हिंदू हैं, हम सुन लेते हैं ठीक है बोल दिया होगा कोई बात नहीं, तो हम तो राजनीति को सूट करता है इसलिए ऐसी बातें की जाती हैं। देखिए, लेफ्ट खुद से की अगर कमियां इतना छिपाने के उनको, लिए लेफ्ट से अगर उनको इतनी ही दिक्कत है तो अलायंस इंडी वाली छोड़ दीजिए, उसमें लेफ्ट है ना जी। तो आप उनसे दिल्ली में दोस्ती भी करेंगे, कलकत्ता में उनको गाली भी बकेंगे, और इस सारे झगड़े में मेरे भगवान को खींच लेंगे। भगवान का क्या लेना देना इस केस से? मेरे धर्म का क्या लेना देना इस केस से? तो हर मौका क्यों तलाशती हैं? राम के सिर्फ मेरे हैं, आपके नहीं हैं।
राम की संभव पूजा तो सिर्फ मैं पॉलिटिकल करती एजेंडा हूँ। उनका रहा हो। दिवाली के आप सब नहीं मनाते? मनाते हैं। लेकिन एक और कंसर्न है स्मृति जी, वो ये है कि जिस वक्त हम लोग बातें कर रहे हैं, इसी वक्त बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ उपद्रव भी हो रहा है। उस पर क्या कहेंगी? इसी घटना के उपद्रव हो विरोध रहा में। है, आपको आश्चर्य है क्या? मॉब जो रात को अटैक करने आई थी प्रोटेस्टर्स को, वो किसकी थी? वो तो क्या सरकार से स्पॉन्सर्ड थी? इस जनता के जमावड़े को वो जामा पहनाने की कोशिश हो रही है क्या? इसका मतलब लॉलेसनेस है ना स्टेट में। तो जब हम भाजपा के कार्यकर्ता ये बोलते थे तो ममता जी को लगता था अरे ये राजनीति कर रहे हैं। आज तो हम नहीं है सड़क पे वहाँ। तो मॉब को कैसे परिभाषित करेंगे? जो उस दिन हॉस्पिटल में हुआ आप मुझे वो मॉब बोलिए, था रात को 7 या जो आज सड़कों पर आक्रोश है? ममता कह रही है कि मॉब है। मैंने कहा ना, जो रात को अचानक हथियार लेके आ जाते हैं, शहर में जमा हो जाते हैं, शहर की पुलिस को पता नहीं होता और शहर का कमिश्नर सार्वजनिक बयान देता है हाँ हमसे गलती हो गई। आपको सामने से आपका पुलिस चीफ कह रहा है मुझसे गलती हो गई, आप फिर भी उसी के साथ काम चला रहे हैं। वो तो खुद मान रहा है कि मैंने गलती की है, वो तो खुद मान रहा है मैं असहाय हूँ। अरे वो असहाय जिनकी ड्यूटी है लोगों की रक्षा करना। तो आपने क्या एक्शन लिया? ममता जी ने क्या एक्शन लिया उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने माता पिता को बोला सुसाइड है? लेकिन स्मृति जी, एक आम आदमी जिसको ये मतलब नहीं है, सरोकार नहीं कि किस राज्य आम में आदमी किसके लिए को सरकार मैं है। इसीलिए कह रही जी। हूँ, आम आदमी को हर चीज़ से सरोकार होना चाहिए। हाँ, मैं पुनः कह रही हूँ कि जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था तब मेरा सार्वजनिक बयान है कि ये ना सोचो कि हमारे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। आम आदमी को सिर्फ सरकार से तब सरोकार नहीं होना चाहिए जब आप वोट देने की लाइन में खड़े हो। डे टू डे प्रशासन, सरकार आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है। आप कहते हैं श्रेष्ठ भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारी डेली एंगेजमेंट ज़रूरी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जनता कहती है अरे पचड़े में डेली कौन पड़ेगा, मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चुनौतियाँ हैं। लेकिन कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी चुनौतियों में इतने मसरूफ़ हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा फिर आप रिएक्ट करेंगे। एक अपडेट अभी अभी जो मेरे पास पहुंची स्मृति जी, वो ये कि जो लोग आक्रोश के तहत प्रदर्शन बंगाल के अंदर कर रहे हैं उनके ऊपर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। तो जनता के ऊपर ममता बनर्जी अगर इस प्रकार का प्रहार कर रही हैं, ये पॉलिटिकल क्लास या इंटेलेक्चुअल क्लास या इवॉल्व्ड सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल ये तब सड़कों पर उतरा था जब वामपंथ के चलते बहुत हिंसा बढ़ गई थी। उसके बाद ये रिट्रैक्ट हो गए थे। भाजपा ने बार बार इस विषय को उठाया मंचों पर कि आप इन्वॉल्व रहिए। आपने एक 30 साल के वामपंथ के टेरर को ख़त्म किया। हमने जनता से कहा आप इन्वॉल्व रहिए, आप आवाज़ उठाइए, आप अपने विचार सरकार तक पहुंचाते रहिए कि आपको क्या पसंद नहीं है। आज जो आप जनता को देख रहे हैं सड़कों पर, अगर हम भी चुप्पी साध लेते तो ये जनता सड़कों पर नहीं आती। लेकिन जनता सड़कों पर निर्भया के वक्त भी थी जी स्मृति जी। वो चीजें, वो पूरा आंदोलन की मैं थी तब पार्लियामेंट में, रही हैं। नहीं तब से आंदोलन का लेकर- भी हिस्सा रही हूँ जी। और लेजिस्लेशन में योगदान देने वाली विपक्ष की ओर से भी हिस्सा रही हूँ। तो मैंने अपना जीवन मात्र आंदोलनों में नहीं गुजारा। मैंने हमारे देश में जो पॉक्सो का एक्ट था जी। उसकी जब शुरुआत हुई देश में, तो आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बोलने वालों में से मैं थी विपक्ष ठीक की बात ओर है। से। जब मैं मंत्री बनी महिला बाल विकास मंत्रालय की, तो पॉक्सो के कानून को सख्त किया, साइबर क्राइम को उसमें इन्वॉल्व करवाया। भारतीय न्याय संहिता बनते वक्त हमारे विभाग से क्या क्या हमारा अपना एक्सपीरियंस है महिला सुरक्षा में वो दिया। वन स्टॉप सेंटर का आज आपने उल्लेख किया यहाँ पे, हमारे देश के इतिहास में कभी ये सोच ही नहीं थी कि एक क्राइसिस सेंटर हो। जी। नरेंद्र मोदी ने कहा हर ज़िले में होना चाहिए। हमने 700 एस्टैब्लिश किए, 300 को और बजट की मंजूरी मिली। हमने मंत्रालय में ही एक एग्जीक्यूटिव पूरी टीम भारत सरकार की बनी थी कि एक मंत्रालय का विषय नहीं है, सारे मंत्रालय एकजुट होकर एक टीम में हर प्रदेश में सिक्योरिटी की दृष्टि से प्रदेश की सरकार क्या कहती है, कितना बजट चाहिए, बजट का कोई अभाव नहीं था। प्रदेश के जितने भी प्रस्ताव आए, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे फोरेंसिक लैब सेटअप करना हो, चाहे महिला हेल्प डेस्क सेटअप करना हो, चाहे जी। फास्ट ट्रैक कोड बनाना हो, ये सब हुआ है। लेकिन जो मैं आप की बात को आगे बढ़ाऊंगा स्मृति, शुरुआत में आपने लेकिन कहा मैं कि बंगाल के संदर्भ में बोल दूं, जी। उनको वन स्टॉप सेंटर मंजूर नहीं था। हाँ, नहीं, उसी पर मैं भी आ तब रहा हूँ हमने कहा स्मृति कि जी। भाई क्राइसिस सेंटर इस औरतों घटना के में लिए तो आपको क्यों नहीं गृह मंजूर है? मंत्री होते हुए, कानून मंत्री होते हुए और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए
खुद ममता सरकार सड़कों पर आ गई थी, खुद ममता बनर्जी सड़कों पर आ गई थी। ऐसे वक्त में लोग जब न्याय की आस छूटने लगे लोगों से, क्या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, बहुत आसान है पॉलिटिकल हेडलाइंस ग्रैब करना। अब मैं मीडिया में भी रह चुकी हूँ 2 दशक से ज़्यादा, और पॉलिटिक्स में भी। क्या मैं अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का वाकई में भला करूंगी इस प्रकार की टिप्पणी करके? ये जनता के भले की मैं बात कर रहा हूँ, जनता का। लेकिन मैं साधारण नागरिक नहीं रही हूँ। मेरी सरकार है आज केंद्र में, और मुझे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं आज भी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एमएचए और राष्ट्रपति का ऑफिस स्वयं टिप्पणी कर सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसे ये गलत फहमी है कि मैं और राष्ट्रपति जी कोलीग्स हैं या मैं और उपराष्ट्रपति जी कोलीग्स हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। क्या लगता है कि बंगाल सरकार में, बंगाल सिस्टम में एनार्की है इस वक्त, जो लोगों के हित में तो कम से कम नहीं है, अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ही है? मैं दोबारा कहती हूँ, बंगाल सरकार में ममता बनर्जी से बड़ा वो कौन है जो मोबोक्रेसी को समर्थन दे रहा है? क्योंकि वो तो सड़कों पे उतरी हैं। बंगाल सरकार में ममता बनर्जी से बड़ा वो कौन है जो एक इनकॉम्पिटेंट पुलिस चीफ को अभी तक संरक्षण दे रहा है? बंगाल सरकार में वो कौन है जिसने आरजी कार के जो मुखिया हैं उनको संरक्षित किया, उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि वो निर्दोष हैं, तो उनकी ही सरकार में उनसे बड़े नेता कौन है और वो दोषी कौन है, वो बता दें। जी, एक और टिप्पणी मैं चाहूँगा आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। लेकिन निजी तौर पर मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये मामला सिर्फ डॉक्टर सुरक्षा से था कि महिला सुरक्षा से? नहीं, मुझे ऐसा लगता है आज डॉक्टर्स हों, साधारण नागरिक हों, कोई भी प्रोफेशनल हो या कोई घरेलू महिला हो, वो इस विषय पर अपनी सोच राय रखे या बोले, सबका अधिकार है जी। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर पूर्णतः पढ़ा नहीं है। आज एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी ट्रांसपेरेंटली, कितनी शिद्दत से, कितनी स्पीड से होती है, क्योंकि कानून में व्यवस्था है, टाइमलाइन दिया हुआ है कि आपको फला फला चीज़ 2 महीने में करनी है, फला फला चीज़ 3 महीने में करनी है, तो कानून की दिक्कत नहीं है। पुलिस व्यवस्था के साथ साथ भारत सरकार ने 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं। अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों या हमारे बाकी कोर्ट्स हों, वहाँ पर महिला उत्पीड़न के केसेस में कितनी जल्दी फैसले हो रहे हैं? क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स आज इस विषय पर गंभीर मुद्रा में कोई ना कोई स्टैंड ले रहे हैं। मीडिया ने इस विषय को उठाया, पॉलिटिकल क्लास इस विषय पर चर्चा कर रहा है या आंदोलन कर रहा है या आईना दिखा रहा है ममता जी को। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटीज़ पे या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के संदर्भ में लोगों में चर्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सम्मान के साथ मुझे कहना पड़ेगा, जुडिशरी में भी कितने केसेस पेंडिंग हैं, चाहे महिला की प्रताड़ना के हों चाहे बच्चों के हों, उनमें कितनी स्पीडीली जस्टिस हो रहा है, वो भी एक विषय चर्चा का होना चाहिए। जैसे कि जितना मैं जानती हूँ कि उन्होंने कहा निमहांस को मेंटल हेल्थ के बारे में बना। निमहांस ऑलरेडी मेंटल हेल्थ के चलते, महिला और महिला की सुरक्षा के चलते वन स्टॉप सेंटर में सालों से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जुडिशरी हमारे देश का बहुत बड़ा भला करेगी अगर हम ये देखें कि अलैक्रिटी से हर कोर्ट में कहाँ कहाँ औरत के खिलाफ जो वायलेंस हुआ है, उस केसेस में आप शीघ्र एक निर्णय पर पहुंचे। एक और विषय के बारे में बात करना चाहूँगा, सीमा पार का विषय, बंगाल से लगता हुआ बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त हो रहा है। जी मीडिया के रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं। जन्माष्टमी से ठीक 24 घंटे पहले की तस्वीरें हम लोगों ने अपने चैनल पर दिखाई थी, जहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया। हालात ये बने कि भक्तों को अपने भगवान को मंदिर से उठा करके अपने घरों के कोने में छिपाना पड़ा। ऐसा ही जब पहले प्रकरण हुए तो हम लोगों ने अलग अलग हैशटैग्स देखे, ऑल आइज ऑन गाजा होना चाहिए अगर आप इंसानियत के लिए सवाल उठाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के भारतीय राजनीति में जो लोग फिलिस्तीन तक का जिक्र करते थे वो खामोश नहीं करेंगे। क्यों? और आपकी उनसे उम्मीद करना भी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों है? वोट बैंक का खतरा आता है। क्योंकि आप हिंदू का विषय उठाएंगे तो आप कम्युनल कहलाए जाएंगे। एक धर्म विशेष। देखिए आज 2 चुनौतियां हो गई जी, और हिंदू का विषय उठाने वाले को कभी मुनाफा नहीं होता। सॉरी, मैं साधारण नागरिक और हिंदू के नाते कह रही हूँ।
लेकिन स्मृति जी और मैं थोड़ा विस्तार से आपकी बताइए, अनुमति से जी। बोलना चाहूँगी। 2 तकलीफ़ें हो गई हैं आज। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग बात करते हैं, कहते हैं बीजेपी क्या है, फार राइट नेशनलिस्ट। मतलब नेशनलिस्ट होना गाली हो गई। अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश को प्राथमिकता देना और कहना कि दुनिया चाहे कहीं भी क्या राजनीति या स्ट्रैटेजी कर रही हो, मेरे देश के लिए ये ठीक है, मेरे देश की ये स्ट्रैटेजी है, मेरे देश का ये लक्ष्य है, मैं अपने देश को प्राथमिकता दूंगा या दूंगी। अब वो बोलना भी बाहर लोग, क्योंकि वो टैगलाइन चल चुका है। अच्छा, पहला आपसे सवाल किया जाएगा, आप क्या राइट विंग हो? मतलब राइट होना रॉन्ग हो गया है, ये दिक्कत है। तो जो हिंदुओं की आवाज उठाएगा वो राइट विंग का कहलाता है। मैं वही कह रही हूँ, आप इंसान नहीं हो, आप राइट विंग हो। और ऑल आइज कहीं और अगर है तब आप इंसान हो। तो कई लोग इस चक्कर में भी नहीं जुड़ते कि भाई जो वो ग्रुप है जिसकी आंखें कहीं और है, आप पर नहीं है, आसपास नहीं है, उस ग्रुप में होने से ज़्यादा मुनाफा है, उस ग्रुप में होने से ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। आपके चरित्र की, आपके करियर की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाएंगी। तो भाई आप मतलब आइज़ उधर ही रखिए, इधर उधर मत करिए। सही कह रहे हो। एक और चीज़ अपने दर्शकों के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, मैं हमारे सहयोगी हैं प्रमोद शर्मा, जो कि वहाँ से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी तस्वीरों में हम लोगों ने देखा कि जो लगभग 1 करोड़ के आसपास वहाँ हिंदू रहते हैं, उन्होंने भगवा पहनना छोड़ दिया है पिछले 12 दिनों से। उनको डर ये है कि मैं बाहर पहनकर जाऊंगा तो पहचान लिया जाऊंगा और मॉब मेरा क्या हाल करेगा मुझे नहीं मैं पता। दोबारा कहती हूँ, मैं अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हूँ, चाहे वक्फ हो चाहे कश्मीर हो। मैं आज भी अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य रखती हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हम एक बहुत ही प्रिकेरियस नेबरहुड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के हालात, बांग्लादेश के हालात, श्रीलंका में जो हुआ, अफ़गानिस्तान में पुल आउट के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, और चीन किस दृष्टि से भारत को देखता है, या नेपाल की क्या परिस्थिति है, इस सब से मैं अवगत हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी, अपने सरकार और अपने देश के प्रति दायित्व उठाना चाहती हूँ, तो आपका ये सवाल विदेश मंत्रालय जवाब दे तो सबका संरक्षण होगा, देश का भी और बांग्लादेश के हिंदुओं का भी। ठीक है, मैं देश के मुद्दे पर आ जाता हूँ। बीजेपी की तरफ से कई वक्ताओं ने इस मामले पर मुखर होकर अपने विचार रखे। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पोस्ट करते हैं, लेकिन पोस्ट से हिंदू शब्द गायब रहता है, सिर्फ हिंसा की बातें होती हैं। देखिए, उनकी भी वो सेलेक्टिविज्म है या भूल से? ऐसा है, वो उनकी पॉलिटिक्स है जी। उन्होंने एक बिसात बिछाई है देश की पॉलिटिक्स में। आप जब ये प्रश्न करते हैं तो आप उस बिसात पे एक मोहरा हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये चर्चा करें। तो इस चर्चा से फायदा उनको क्या? देखिए, उन्होंने देखा होगा पहले, अब आपने अगर उनके पूरे पॉलिटिकल कार्यकाल को देखा है, या मान लीजिए मेरे पॉलिटिकल कार्यकाल को देखा होगा, या किसी भी राजनेता के, आपकी कुछ प्रमुख विचार होते हैं। एक नेशनलिज्म है, एक इंटरनल सिक्योरिटी है, मेरे लिए महिला है, छोटा व्यापारी है, देश का एसएमई है। तो ये 4-5 विषयों के ऊपर मेरी एक सोच है जो मैं जनता के सामने प्रस्तुत करती हूँ। राहुल जी का जितना मुझे पता है लिमिटेड, मैं उनको तो जानती नहीं हूँ। एक दौर उनकी पॉलिटिक्स का ऐसा था जब उनको लगा कि ये कंसोलिडेटेड हिंदू वोट बैंक है, तो हम मंदिर मंदिर जाएंगे। अब जब वो मंदिर गए तो कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया कि जी आपको आरती करने नहीं आती, आपको किसी ने धोती पे मजाक उड़ाया, ऐसे करके उनका मजाक उड़ा। फिर उनकी पॉलिटिक्स बदली। उन्होंने कहा कि इस कंसोलिडेटेड कम्युनिटी को तोड़े कैसे, छिन्न भिन्न कैसे करें। तो उन्होंने कास्ट के ऊपर चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, आपने फिर कई कार्यक्रम में कहीं कहीं किसी की डिबेट में सुना होगा कि पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनको समझ आई कि अब उनको एक ऑडियंस मिल गई है लोगों का वोट तोड़ने के लिए। हम लोग जाति जनगणना पर भी मैम बात करेंगे। तो उस पे तो बीजेपी के विचार स्पष्ट हैं। हाँ। लेकिन बिसात वो बिछा रहे हैं, चौसर वो खेल रहे हैं। आप ऐसे सवालों से उन्हीं के बिसात पर एक मोहरा बन रहे हैं धीरे धीरे। एक और बयान का जिक्र मैं करता हूँ मैम। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक बयान दिया बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य का चर्चा करते हुए कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसको किस परिप्रेक्ष्य में लोग देखें? हिंदुस्तान बट नहीं सकता और कट नहीं सकता, इस परिप्रेक्ष्य में देखिए ना।
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है। क्या उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पे बटेंगे? उनका मैंने तो क्योंकि वो भाषण देखा नहीं, लेकिन आपने जो मुझे उनका स्टेटमेंट बताया है वो क्या है? हिंदुस्तान अगर बटने लगा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो क्या नुकसान भारत को होगा? होगा। साइकोलॉजी में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं मैम, नॉन वर्बल क्यूज के बारे में। पहले बांग्लादेश की चर्चा होती है जहां ये स्पष्ट है कि जो वहाँ की मेजॉरिटी है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, वो वहाँ के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उसके बाद ये कह दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नहीं करेंगे, तो सीधा संबंध जुड़ता है। नहीं, आपका सीधा है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत जी, तो वही तो कह रहे हैं आप। तो ये मान के चलिए योगी जी ने वहां कहा, यहाँ आप बोल रहे हैं। अब जातिगत जनगणना पर हम लोग आपका आ मेरे जाते साथ पहला इंटरव्यू है। हैं। जी हाँ। अब पानी पीजिए, फिर हम लोग अगला नहीं, सवाल कर इसीलिए मैंने सकती कहा हैं। मैं अनुमति ले लूं, वरना यूट्यूब पे यह ना चले कि पानी पिला दिया। नहीं जातिगत जनगणना को लेकर कई सवाल हैं। हालांकि बीजेपी का टेक उसके ऊपर साफ है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होते हैं उसको लेकर भी कहते हैं कि वहां पर भी भाई जाति का आरक्षण होना चाहिए। स्मृति ईरानी क्या मानती हैं कि ये जो रिलेवेंट ये ऐसा बयान देखिए, है ऐसा नहीं है कि या उनको रिलेवेंस पता नहीं इसकी है। जी, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इन सब चीज़ों में रिजर्वेशन नहीं होता। वो कर रहे हैं क्लिक बेट पॉलिटिक्स, और आप क्लिक कर रहे हैं, बेट भी ले रहे हैं। उनको पता है नहीं होता उसमें, और उनको ये भी पता है हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग की महिलाएं होती हैं उसमें। जी, बट ही इज़ डूइंग क्लिक बेट पॉलिटिक्स। यू आर गेटिंग बेटेड, यू आर क्लिकिंग अवे टू ग्लोरी। तो वो बोल रहे हैं। बहुत लोग ये खुशफहमी पालते हैं अभी भी कि वो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। अगर आपने मेरा 10 साल का कार्यकाल देखा है, मैंने हमेशा मेंटेन किया एज अ मिनिस्टर ऑल्सो कि वो सोच समझ के बोल रहे हैं। उनको हेडलाइन चाहिए कहीं पे, तो वो क्या वही बोरिंग स्पीच देंगे? नहीं, वो कुछ नया बोलेंगे। फिर आप उसके ऊपर सवाल करेंगे, 4 दिन उसके ऊपर चर्चा होगी, तो 4 दिन हेडलाइन होगा। अब जनता भी थोड़ी ना पढ़ेगी अंदर क्या लिखा है जब आप हेडलाइन छापते हैं। जनता को आपको हेडलाइन में दिखेगा कि राहुल जी ने कहा रिजर्वेशन होना चाहिए। अब किस लिए होना चाहिए वो नहीं पढ़ा। इसलिए उनको इसी भी मंच मालूम पर है। किस लिए कहा गया, ये मैं सीधा सवाल इसलिए आपसे किया मैंने। नहीं, मैं कह रही हूँ कि उनकी ये, जी, मेरा पॉलिटिक्स में मैं साल 2000 से हूँ बीजेपी में। मेरी उम्र है 48, मतलब 2000 में मैं कितने साल की रही होंगी, जो भी है। उससे पहले मैं हिंदुस्तान में यूएसएड की एम्बेसडर थी WHO प्रोग्राम्स के लिए। इसका मतलब मैंने पॉलिसी, NGO सेक्टर, डिप्लोमेसी और ग्रास रूट पॉलिटिक्स देखी है। मेरा ये मानना है कि हम अगर, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अपनी पॉलिटिक्स सिर्फ वो क्या कर रहे हैं उसके आधार पर अगर करने लगूं तो मैं उनकी नाव में सवार हो जाऊंगी। फिर वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मुझे एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। आज बीजेपी का या भाजपा नित सरकार का लक्ष्य क्या है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं बातचीत को सिर्फ वहाँ तक सीमित, आपने महिला सुरक्षा की बात की, महिला के संदर्भ में सिर्फ सुरक्षा ही विषय नहीं है। वो लड़की अस्पताल में कामकाजी महिला है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो औरत की ज़िंदगी सिर्फ सुरक्षा के इर्द गिर्द नहीं घूमती, इकोनॉमी का भी हिस्सा है। वो बेटर अपॉर्चुनिटी चाहती है। आपका देश अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होता है, ब्लूमबर्ग, जो तो बीजेपी का हितैषी नहीं है, ब्लूमबर्ग की अपनी इकोनॉमिक स्टडी है कि हिंदुस्तान अगर 1% और फास्टर स्पीड से बढ़ता है, ग्रो करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में आपका शेयर 25% होगा, US का शेयर घट के 5% हो जाएगा। आप अपने देश की वो ताकत समझिए। अब उस कॉन्वर्सेशन में मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उससे डिविएट हूँ और सिर्फ राहुल गांधी पॉलिटिक्स करूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है बात कि आपकी मैं ठीक है। चाहूँगी कि मेरे देश की युवा पीढ़ी, मेरे देश के नागरिक उस राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रखें। आज जो लोग सड़कों पर उतरे हैं
वो सिर्फ इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उनको उस लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए न्याय चाहिए। उनमें से कई कामकाजी परिवार अपनी बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को जाते देखते हैं काम पे, तो वो एक सुरक्षित इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी चाहते हैं। और 2 रोटी आप कमा भी लें तो आप कम से कम इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, वो चाहते हैं। तो हम महिला का विषय हमेशा सुरक्षा को केंद्र बिंदु करके चर्चा करते हैं। महिला का विषय और बजट भी जब आता है तब हम पूछते हैं आपका रसोई में कितनी आपको राहत मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज अ वुमन हमारी ये भी इंटरेस्ट का एक विषय है कि डिफेंस की क्या स्पेंडिंग है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ में हमें क्या बोलना है। और चूंकि हम सिर्फ औरत को उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसकी फिजिकलिटी की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए सोच में बहुत सारी बदलाव मैं नहीं देख पा रही हूँ। और शायद इसलिए मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल और सोशल बोल रही हूँ, पूरा सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है मैम, क्योंकि शुरुआत तो वहाँ से हो जाती है कि अगर सड़क पर कोई लड़की या कोई महिला अगर ड्राइविंग सीट पर बैठी हो और किसी ऐसी गाड़ी से निकल जाए जिसको किसी पुरुष ड्राइव कर रहा हो, अगर आगे निकल जाती है तो ना चाहते हम लोग देखते हैं कि उधर होड़ लग जाती है कि मुझसे आगे कैसे निकल गई। तो इतना डीप रूटेड हमारे समाज में चीज़ें हैं बहुत। और देखिए सबसे बड़ी एक और खुशफहमी कि इंसान पढ़ लिख जाएगा तो ये बायसेस चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो महिला जहाँ पर उसके साथ बलात्कार हुआ या उसका मर्डर हुआ, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि लोग एम्पावर्ड या इन्फॉर्म्ड नहीं थे या एजुकेटेड नहीं थे। तो हमने एक जनरेशन ऑफ औरतों को बड़ा किया ये कह के कि समाज पढ़ लिख जाएगा तो महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो जाएंगे, वो नहीं हो रहा है। हमने एक जनरेशन ऑफ बेटियों को बड़ा किया ये कह के कि तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमने उस जनरेशन को आगाह नहीं किया कि तुम्हारी सफलता भी तुम्हारे लिए बोझ बनेगी, तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। और जैसे कि आप कहते हैं कि पुरुष अगर बहुत ही निर्ममता नहीं, बहुत ही डायरेक्टली कह दे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो उसको असर्टिव माना जाएगा। और महिला ने अगर कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो कहेंगे अरे तुमको पता नहीं है, या तुम घमंडी हो, या किसी और से पूछ क्या लो। अभी भी समाज का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर महिलाओं का एग्जिस्टेंस ही उनका सर्वाइवल है? मुझे लगता है कि हमने इतनी जनरेशन्स देख ली हमारे देश में औरतों की। कुछ ने कॉर्पोरेट इंडिया में रहकर भी, यू हैव टू लुक फ्रम्पी। देखिए औरत का जीवन, सॉरी मैं फेमिनिस्ट के नाते नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत अंग्रेजी में एक अच्छा कोट पढ़ा था, दैट व्हेन यू आर अ वुमन you have to act like a lady, think like a man, look like a girl and work like a horse. That is a problem. So हम उन्हीं दायरों में भी फंसे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है जी, ये विश्व भर में हो रहा है जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो बात रही है। ठीक है। और ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं, जनरेशन चेंजेस हैं। किसी एक जनरेशन को ये भार उठाना पड़ेगा अपने कंधों पर कि मुझसे अगली जनरेशन में ये चीजें ना आ जाएं। मुझे खुशी है कि आज मध्यम वर्गीय हिंदुस्तान और महिला और पुरुष और नौजवान इस चीज़ को समझते हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर 20 समथिंग, व्हेन यू आर न्यू टू अ करियर, तब बोलते हैं अरे तुम बहुत छोटे हो। व्हेन यू आर 30 समथिंग फिर बोलते हैं अरे तुम्हारी शादी हो गई। फिर देन यू आर 40 समथिंग फिर बोलेंगे अरे तुम्हारे बच्चों का तो बोर्ड होगा। व्हेन यू आर 50 समथिंग फिर बोलेंगे अरे यार वो 20 साल के बच्चों को भी तो मौका देना है। व्हेन यू आर 55 जैसे अरे तुम अभी भी यही हो, रिटायर नहीं हुआ, अच्छा। सो हर पड़ाव पे औरत के कोई ना कोई चुनौती रहती है। औरतों ने इसको स्वीकार कर लिया है। अब औरतें उसमें कैसे एडजस्ट करती है, समाज उसमें उस कैसे स्वीकार्यता adjust को करता है। बदलना भी होगा, समाज को बदलना बिल्कुल। होगा। एक और विषय मैं लाना चाहूंगा चर्चा के बीच में, वो है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। हाँ जी। हाल ही में एक अलायंस वहाँ पर होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का, उसके बारे में 10 सवालों की लिस्ट उनको दी जाती है। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड लगभग क्लियर है, लेकिन ये जो मेल हुआ है, ये आप मानते हैं कि सोच एक है इसलिए हुआ है या राजनीतिक लाभ एक है इसलिए हुआ है? नहीं देखिए, वो कोई सोच के लिए नहीं मिल रहा है। वो जब भी मिलते हैं एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हम सत्ता के लिए और मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हें कभी भी आपने ये कहते नहीं सुना कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ लेकिन ये सत्य है। जो 10 सवाल पूछे गए उसका जवाब मिला क्या आपको? नहीं। तो दैट इज़ वाई जब आप ऑल आइज ऑन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात कर रहे थे तो दे कैन ऑल्सो अफोर्ड टू नॉट गिव यू एन आंसर। जी, दैट इकोसिस्टम के साथ पूछो, मुझे जवाब नहीं देना।
ठीक अब है। अगर बीजेपी ये करने लगे तो आप कहोगे अच्छा बड़े घमंडी हैं, जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आपने मुद्दे क्या उठाए? आपने मुद्दा उठाया कि राहुल जी मिस इंडिया में रिजर्वेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। धारा 370 हटाने की बात एनसी कहता है, धारा 370 पुनः स्थापित करने की बात एनसी कहता है। अब धारा 370 पुनः स्थापित होगा तो गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, दलित इन सबका आरक्षण जाएगा। धारा 370 जब थी तो चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू नहीं था, डाउरी एक्ट लागू नहीं था, पॉक्सो का एक्ट मतलब बच्चे का रेप होता है तो वो एक्ट लागू नहीं था, रेप की कई धाराएं वहाँ पर लागू नहीं थी। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि नहीं जी ऐसे ही चलेगा जम्मू कश्मीर, तो क्या राहुल जी उससे सहमत हैं, कांग्रेस उससे सहमत है? यही सवाल था ना। जी। और आप चुनाव एक जगह पे लड़ रहे हैं, एक ज्योग्राफी में लड़ रहे हैं, तो बाकी देश को सरोकार नहीं है कि वो जाने कि धारा 370 के बारे में आपकी क्या सोच है। जी। तो वो चुप्पी ही उनकी सोच दिखलाती है। ठीक है, चर्चा के अंत में एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि राजनीतिक तौर पर स्मृति ईरानी के अपने को लेकर क्या आगे प्लान्स हैं, हम किस रोल में उनको आगे और देखेंगे? देखिए, राजनीति में जो अपने बारे में विचार रखता है और वो सार्वजनिक करता है तो वो राजनेता है नहीं। हाँ। तो आप मैं कभी इतना ही वही कहूँगी कि मैं आपके सीईओ से वहाँ मिली। अच्छा, आपके सीईओ का और मेरा एक पुराना इतिहास है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी। ये मुझे तब जानते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार चला रहे थे। वाह। तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि मेरा भाजपा में पदाधिकारी के नाते, कार्यकर्ता के नाते मैंने जेनरेशनल चेंजेस भी देखे हैं। हूँ सबसे छोटी इन सब में से, लेकिन मुझे अटल जी ने एक बात कहा था कि दुनिया ये कहती है कि अटल से कब बोलो ये सीखना चाहिए, मुझसे अगर सीखना है तो ये सीखो कि कब चुप रहना चाहिए। तो फिलहाल आपने वही चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्मृति जी। प्रखरता से आपको कह दूं विदाउट साउंडिंग एरोगेंट कि मैंने इतिहास बनाया भी है, मैंने इतिहास लिखा भी है, मैं इतिहास भूलती नहीं, और इतिहास में मेरी जगह बनी ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तारीखें गवाह हैं इस बात की। तारीखें भी, और हाँ, मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में हमारे जनमानस में राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव है। एक स्वभाव है हमारे देश का कि आप देश पर गर्व करें। ऐसे करोड़ों के जनमानस में से बहुत कम लोग खुशकिस्मत होते हैं कि वो अपनी सेवा अपने देश को दे सकें। तो आपका जो टैगलाइन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का कि स्टेट्स मेक अ नेशन, उसमें थोड़ा सा संशोधन करती हूँ। जी। It's the people who make a nation, and I'm proud that I had an opportunity to serve the people of India. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for being with us.